जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बदलते दौर में। मैं हूं आपका दोस्त दानिश महाजन। हर रविवार की तरह एक नए टॉपिक के साथ अपने पैनलिस्ट के साथ मौजूद हूं। इससे पहले कि मैं आपको टॉपिक और पैनलिस्ट से रूबरू करवाऊं, हर बार की तरह आज की हेडलाइंस। पोलियो की दवा बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सिनोफी पस्तूर का कहना कि पाकिस्तान के कारण आ सकता है भारत में पोलियो। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हुआ सड़क हादसा, 12 की मौत। इजराइल कर रहा है गाजा पट्टी पर हमले, 121 लोगों के मरने की खबर। दिल्ली में हुआ प्रदर्शन, इजराइल का ब्लेम हमास कर रहा है तंग। मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम एमपी ने पास करवाना चाहा संकल्प, जैसे गाय की हत्या के बाद हो उसका संस्कार और तस्करी पर लगे रोक। बीजेपी ने किया विरोध। फुटबॉल का घमासान, 12:30 बजे से अर्जेंटीना और जर्मनी के बीच फाइनल मैच। और क्रिकेट मैच में भारत और इंग्लैंड में 347 पर 8, बिन्नी आउट हुए 78 रन बना के। और ब्रिक्स के सम्मेलन में पहुंचे नरेंद्र मोदी, बर्लिन में जोरदार स्वागत। और यूपी में किया गया एक ब्लाइंड लड़की से रेप, गांव के पुलिस वालों ने नहीं की रजिस्टर रिपोर्ट। लड़की को जाना पड़ा 47 किलोमीटर दूर रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो आप सभी का स्वागत है, लिसनर्स का तमाम तौर पे स्वागत है। और अभी समय है कि मैं आपको पैनलिस्ट से रूबरू करवाऊं। टुडे अ ह्यूज पैनल, माय फुल फैमिली इज विद मी। आई हैव गॉट वेरी फर्स्ट टू मिस्टर अमित भट्ट, the moderator of Say Everything, but today he is taking the position from the perspective of a bachelor. I have got the director of Silver Lining and Preeti ma'am. Today she is taking the position. She is married to a sighted guy and put her views. From the NGO perspective, we have Shushmita Bhugna ma'am. She will share the experience, what is going on in the matrimonial get-together, what she used to help. I have got Bikash Sharma just for the general perspective. He is married to a blind girl and he will put his views, what is his experience. I have got Mr. Saif Rahman, our joint secretary, and he has married to the other disability. He will put his views. Hello all the listeners and everybody. And I have got Indu ma'am. She is known for the plain speaking and the straightforwardness. She is married to a blind person and she will keep her views as well. So I extend a very warm welcome to all of you. Thank you. Hello मेरा शरीर है जी, ये शोर कहीं से आ रहा है, थोड़ा टेक केयर करें। जी भट्ट साहब, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जब दृष्टिहीन जी किसी की ओर से, प्लीज जिसकी ओर से डिस्टर्बेंस है वो जा तो म्यूट कर ले। बहुत शोर आ रहा है और मेरे ख्याल से अगर हम अपने म्यूट करते हैं माइक्रोफोन। जी प्लीज जिसकी ओर से ऑनेस्टली इसको म्यूट कर दे। ये बिल्कुल सही रहेगा जी। ये किसकी ओर से घर से आवाज आ रही, प्लीज जिसकी ओर से म्यूट कर लें। नाउ इट्स फाइन। आई थिंक अगेन I request you, we have limited time, we have to discuss so many things. Request you honestly, please do it. I don't know from where she is. ये विकास भाई आपकी ओर से है, किसकी ओर से है? मैं तो अकेला हूँ यहाँ पर। ओके, सो भट्ट साहब, पहला सवाल आपसे, जब भी कोई दृष्टिहीन भाई या बहन शादी के लिए जाते हैं, सबसे पहले उनको
क्या उनकी विचारधारा होती है और किन चीजों के मद्देनजर रखते हुए वो शादी के बारे में सोचते हैं? देखिए दानिश, पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा। यहाँ जो हमारे तमाम विशेषज्ञ हैं उनको और अपने श्रोताओं को मैं प्यार भरा नमस्कार कहना चाहूँगा रेडियो प्रोग्राम के इस प्रोग्राम के माध्यम से। जी। देखिए, जब कोई भी दृष्टिहीन या ब्लाइंड लड़का या लड़की शादी के लिए प्रयास करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान का एक पर्सनल ओपिनियन होता है, और मैरिज भी जो है, जैसा कि मैं तमाम मंचों के माध्यम से कहता आया हूँ, एक पर्सनल चॉइस और प्रायोरिटी का विषय है। और चूंकि ये मेरा ओपनिंग कमेंट है, मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, अगर हमारे प्रबुद्ध विशेषज्ञ से कहीं सहमत होते हो कि ये ठीक है, चर्चा के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, बट मैरिज इज नॉट अ थिंग टू बी डन एक्चुअली, एंड मैरिज इज एक्चुअली अ थिंग टू बी हैपेंड। वो ठीक है, अगर ऐसा ना होता तो हम लोग जो प्रयास करते हमको उसी के मुताबिक हमको सब कुछ मिलना चाहिए। तो और ये चीज़ मेरे ख्याल से मैरिज जैसे इस सेंसिटिव इशू पर भी लागू होनी चाहिए। तो खैर, तमाम दृष्टिहीनों के अलग अलग विषय हो सकते हैं। जहाँ तक मैरिज का ताल्लुक है, भाई साइटेड लोगों की अपनी चॉइस है, तो ब्लाइंड लोगों की अपनी प्रायोरिटी हो सकती है। कोई ब्लाइंड से ही मैरिज करने चाहता है, कोई पर्सन विद अदर डिसेबिलिटीज से शादी करना चाहता है, और कोई साइटेड से शादी करना चाहता है। तो सवाल ये नहीं है कि किसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, सवाल ये है कि जब एक दृष्टिहीन व्यक्ति शादी के लिए दरअसल एक लाइफ पार्टनर की तलाश में होता है तो उसको सही मायने में किस तरह की कंपैटिबिलिटी मिलनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी का क्या कहना चाहिए क्राइटेरिया होता है, और क्या उसके लिए एक वही डिसेबल्ड पार्टनर सही मायनों में सही रहेगा या उसको जो है वो एक साइटेड व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए। ये एक मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण विषय है। तो चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम सब इस पर, मैं समझता हूँ कि अपने विचार एकत्रित करेंगे। सुष्मिता मैम, आपने जो मैट्रिमोनियल गेट टुगेदर करवाए अभी तक, एक जनरल सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या सोसाइटी की ओर से कोई रुकावट या ऑब्स्टिकल्स क्यों दृष्टिहीनों के लिए उत्पन्न होते हैं जब हम मैट्रिमोनियल के लिए जाते हैं? सोसाइटी तो हर एक चीज में, हर डिसेबिलिटी कोई भी हो या नॉन डिसेबल्ड भी हो, हर चीज में डिफिकल्टीज उत्पन्न होती ही होती हैं। आज नॉन डिसेबल्ड भी जब शादी करना चाहता है तो उसको कौन सा सोसाइटी है ना आपत्ति नहीं होती, मोटी है, छोटी है, लंबा है, नाटा है, ऐसे सारी उसमें होती है। वैसे डिसेबल्ड के लिए भी होता है। जी, तो कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस आपके पास आया हो जो खास तौर पे सिर्फ डिसेबल के लिए प्रॉब्लम है सोसाइटी की ओर से? एक प्रॉब्लम ऐसा कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही, इन जनरल आपने सवाल पूछा, मैंने उस हिसाब से जनरलाइज बताया है कि हर माँ बाप के मन में होता है कि हम हमारे बच्चे के लिए ऐसा जीवन साथी ढूंढे कि जो कि उसका ध्यान रखे। वो जीवन साथी ढूंढ रहे हैं कि केयर टेकर ढूंढ रहे हैं, वो उनको ही पता। जी, वेल पॉइंट। प्रीति मैम, आपके पास ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपके एक्सपीरियंस को लेके। बहुत केसेस में होता है कि जब ब्लाइंड की साइटेड से शादी होती है तो जनरली एक कंसेप्ट माना जाता है जहाँ तो जो साइटेड पर्सन है वो वीक है फाइनेंशियली या पर्सनैलिटी वाइज, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया जाता है। तो आपके क्या एक्सपीरियंस हैं? प्रीति मैम, आई थिंक शी इज नॉट विद अस। जी, मैडम की आवाज नहीं आ रही है। जी विकास भाई, तब तक हम आपसे जानना चाहते हैं एक आपकी पॉइंट ऑफ व्यू, क्या जी दृष्टिहीन की जब दृष्टिहीन से शादी होती है तो आपके क्या एक्सपीरियंस है? क्या ये पूरी तरीके से मतलब आप मैनेज कर लेते हैं और किया जा सकता है? वैसे तो ये वैसे अपना पर्सनली मैटर हो सकता है, पर ये कि मेरी यहाँ जहाँ तक सोच है, मैं सोचता हूँ कि भाई जब भी कोई मैरिज करता है ब्लाइंड पर्सन से, वो बहुत सारे इश्यूज पर पहले उसको सोचना पड़ता है। वैसे तो मेरा कहना ये है कि जब तक कोई इस चीज को पूरी तरह मैनेज ना कर सके, क्योंकि ब्लाइंड से जब हम मैरिज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हमें काफी हद तक स्वयं भी सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, होना जरूरी है, मतलब व्यक्ति को जो मतलब मेल पर्सन है। क्योंकि अगर मेल पर्सन पूरा एक्टिव नहीं होगा
तो उसमें उसको मैरिज के बाद काफ़ी दिक्कत आ सकती है। और बाकी दूसरी ये है कि ब्लाइंड जब मेरे हिसाब से जब शादी करता है तो, क्योंकि वैसे ये सोचता हूँ कि अगर मान लो ब्लाइंड लड़की से अगर ब्लाइंड लड़का मैरिज नहीं करेगा, वैसे आपने भी देखा होगा सब लोगों ने कि समाज जो है ब्लाइंड लड़कियों से जो नॉर्मल पर्सन है वो मैरिज नहीं करते। ये भी इस विषय को भी हमें भूलना नहीं चाहिए जी। तो क्योंकि इस हमें हमारा समाज के प्रति भी कुछ फर्ज है, उसके हिसाब से हम इस चीज को मैनेज करेंगे, क्योंकि ये भी जरूरी है। पर जहाँ तक दिक्कत की बात है, दिक्कत तो भाई ब्लाइंड लड़की से जब मैरिज करोगे तो आपको चीज करनी पड़ेगी। तो ये सब ये भी है कि भी आपको ये भी, और काफी हद तक ब्लाइंडनेस एक उसको जगह जगह पर लग सकता है कि भी मतलब हमने ब्लाइंड से मैरिज ना करते या नॉर्मल से कर लेते, ऐसे विचार कभी कभी आ भी सकते हैं। क्योंकि उसका कारण है कि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमें लगता है कि शायद ये काम हम अगर इजी हो जाता, अगर ब्लाइंड नॉर्मल पर्सन लेडी होती तो ऐसा मेरे हिसाब से मैरिज तो जरूर करनी चाहिए, पर इसके हिसाब से हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हम कितने सेल्फ डिपेंड हैं। हाँ जी बिल्कुल, अपने आप को पहले मतलब परख के डिसीजन लेना चाहिए, क्या हम कैपेबल हैं जाने। जी सैफ सर, आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे सेफ जोन माना जाता है डिसेबल के लिए अदर डिसेबिलिटी पे, लाइफ माना जाता है कि उसमें आपको इक्वलिटी रहती है, दोनों पार्टनर एक तरह की रहते हैं। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस आज तक अदर डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्या है? देखिए, मेरे दो तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। सब जानते हैं मेरी ज़िंदगी खुली किताब है। मेरी पहली शादी जो थी वो एक नॉर्मल लड़की से हुई थी जी। इस वजह से क्योंकि फैमिली के लोगों ने प्रेशर, और इस वजह से वो शादी एक नॉर्मल लड़की से हुई। ये और बात है, वो ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रह सकी। इट वाज एन 11 month कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक मोस्ट। ये और बात है कि वो जो दूसरा पार्टनर था उसको जिंदगी भी छोड़नी पड़ी अपनी, लेकिन दैट वाज नॉट सक्सेसफुल मैरिज इन माय केस। जी। जहाँ तक फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स की बात है, विजुअली और फिजिकली, यहाँ पर ये बात सही है कि लेवल थोड़ा सा इक्वालिटी आती है। अगर हम एक दूसरे पे कोई भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो ये कह सकता है दूसरा पार्टनर, अगर तुम मेरी डिसेबिलिटी पर बात करते हो तो आपकी भी डिसेबिलिटी है, और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, जो हम इस केस में देख रहे हैं। मेरे केस में 2 ब्लाइंड हैं और एक फिजिकली इम्पेयर्ड मेंबर है हमारे पास। तो वो 2 ब्लाइंड लोगों के साथ बड़ा टफ हमारे बीच वाला जो वाइफ, शी इज डूइंग वेरी फाइन द लाइफ। ये और बात है कि काम करने की बातें जब आती हैं तो जितनी उनकी कैपेसिटी है उतना काम हम उन्हें देते हैं, क्योंकि हमारी वाइफ जो है शी इज फिजिकली इम्पेयर्ड, उनको पीठ में पीछे बैक पे एक हम्प है, इसलिए वो ज्यादा ताकत वाला काम नहीं कर सकती, अदरवाइज शी इज डूइंग एवरीथिंग। तो यहाँ पर हम लोग एक साथ एक दूसरे को समझ के, उसकी प्रॉब्लम समझ के, समस्या समझ के जिंदगी की गाड़ी चलाई जा सकती है, और हम चला रहे हैं। वी आर हैप्पी विद दिस मैरिज, ऑल द 3, मी, माय चाइल्ड एंड द वाइफ। जी। प्रीति मैम आई थिंक इज नॉट कनेक्टेड येट। हाँ जी, मैं भी वापस आ गई जी वेलकम। मेरा डाउन हो गया था। जी मैं आपके पास आऊँगा, इंदु मैम से लेते हैं, उसके बाद आपके पास आता हूँ मैं। जी इंदु मैम, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये भी एक धारणा समाज में बनती जा रही है कि जब दृष्टिहीन के पास कोई, पहले तो वो जी तोड़ कोशिश करता है कि साइटेड या पार्शली से उसकी शादी हो ज़्यादा डिसेबिलिटी में, जब लास्ट स्टेज पे उसको कोई ऐसा साथी नहीं मिलता है तो वो दृष्टिहीन की तरफ मुड़ता है एज ए लास्ट ऑप्शन। तो आप क्या इस कमेंट को मानती हैं? क्या आपके केस में डिफरेंट था? मेरा प्रबुद्ध श्रोताओं को नमस्कार, और जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी। पहली बात तो ये है कि मैं मानती हूँ शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये कंपैटिबिलिटी की बात है, इसमें ब्लाइंड और साइटेड की बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो साइटेड है हमारे समाज में, ये मेरी थिंकिंग है, वो ब्लाइंड को कोड़ी से भी बाद में समझते हैं कि कोड़ी तो ठीक है, वो ब्लाइंड सबसे ज़्यादा मतलब दुष्कर है उनके लिए। और दूसरी बात, एक बात ये भी है, जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो हम लोगों के पेरेंट्स हैं, वो लोग भी मतलब जैसे पहले लड़की पैदा हुई या डिसेबल पैदा हुआ, वो आह भरेंगे, ओ ये समाज के एक और बोझ है। और जब हम लोग
धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तो जब हम अर्निंग हैंड हो जाते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, तो सारे ही उसके रिश्तेदार हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सब लोग, मतलब दुनिया स्वार्थी है तो ये लोग भी स्वार्थी ही होंगे। और जहां तक साइटेड और पार्शली की बात है, ये बात आपकी सही है कि लोग पहले साइटेड ढूंढते हैं और फिर पार्शली ढूंढते हैं, फिर लास्ट में ब्लाइंड पे आते हैं, जबकि ये अपने आप में मैं मानती हूँ कि बहुत गलत है। जो पार्शली और जो साइटेड है, खासकर उसकी बात करूंगी मैं, वो दृष्टिहीन को तब तक नहीं समझ सकेगा जब तक वो किसी हद से गुजरा नहीं होगा। क्योंकि जो साइटेड है वो हमेशा टटपुंजिया साइटेड भी मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करेगा ब्लाइंड को। एक ब्लाइंड लेक्चरर ले लो, एक टटपुंजिया चपरासी या बेरोजगार ले लो, वो मतलब हमेशा डिमोरलाइज ही करेगा और वो चाहेगा जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। और मान लीजिए हम हाई फाई साइटेड से अगर कोई ब्लाइंड बच्चा शादी करता है तो उसके लिए दिक्कत ये है कि वो मतलब इसका डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, क्योंकि हाई फाई जो अपनी सोसाइटी में ले जाना ब्लाइंड को पसंद नहीं करेगा उसको, क्योंकि अपनी वो नाक नीची लगती है कि ब्लाइंड के साथ जाने में। और पर जहाँ तक मेरी बात है, हम लोग दोनों ब्लाइंड हैं और हमारी एक बेटी है, हमने उसकी शादी भी की है, उसको दिल्ली के सबसे बढ़िया स्कूल में हमने पढ़ाया। हमें मतलब पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वैसे देखा जाए तो जी, तो इनसे शादी करना कोई गुनाह नहीं है। मुझे लगता है कि जितने पेरेंट्स, अगर कोई मेरी बात को सुन रहे हो, तो अपने बच्चों की नीड को समझे। क्योंकि देखिए, साइटेड भी जो नैन में टक्का करना शुरू कर देते हैं 10-12 साल से, क्या ब्लाइंड का राइट नहीं है? क्या हम लोग नहीं कर सकते? अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम हमारी शादी तो टाइम पे हो जाए ब्लाइंड बच्चों के, ताकि वो भी अपनी जिंदगी ढंग से जी सकें। जी ये कहना है जी। प्रीति मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम ब्लाइंड दृष्टिहीन की कोई सामान्य व्यक्ति से शादी होती है तो एक कंसेप्ट जनरली बन जाता है कि भाई वो लड़का गरीब होगा, तो सबसे पहले या वो लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा। तो आपके केस में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैटर करता है, पर्सनैलिटी, डिसेबिलिटी या गरीबी? तो किन चीज़ों को देखकर मतलब हर केस में क्या होता है बेसिकली? नहीं है। मैडम की आवाज नहीं आ प्रीति रही। मैम, जी हम उनको कोशिश करेंगे दोबारा लेने की। सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स एज अवर प्रोग्राम मैनेजर इज सेइंग। अमित भट्ट सर, आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ कि ये जवाब सवाल बहुत ज़रूरी है जानना कि हम ब्लाइंड जो दृष्टिहीन होते हैं, दृष्टिहीन लड़की से दोस्ती करते हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, हर जगह एक दूसरे से हेल्प लेते जा देते हैं, बट जब दृष्टिहीन से शादी की बात आती है तो हम सिंपली पल्ला झाड़ लेते हैं। तो इसके क्या कारण आपको लगते हैं? और वो कोई भी हो, चाहे वो दृष्टिहीन हो या दृष्टिवान हो, और अगर आपने किसी के साथ प्रारंभ में कोई कमिटमेंट की है और बाद में आप पल्ला झाड़ रहे हैं जानबूझ करके, तो ये एक गलत बात है। ये तो सवाल दृष्टिहीन या दृष्टिवान का मैं फिर से कहूँगा नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है कि दृष्टिहीन व्यक्ति ज़्यादातर जो है वो अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखते हैं वो साइटेड लोगों से जो है वो मैरिज करना चाहता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये है कि आमतौर पे हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई जो एक विजुअली इम्पेयर्ड है कपल है, वो संभवतः, जैसे विकास जो बता रहे थे, संभवतः मैं उनकी बातों से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये बात ठीक है कि एक डिसेबल्ड कपल को, और इन पर्टिकुलर टू विजुअली इम्पेयर्ड कपल को, कुछ कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम एक साइटेड से शादी करते हैं तो हमें जो कंप्रोमाइज करना होगा वो उस कंप्रोमाइज करने की जो डिग्री होगी वो कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि फिर वहाँ पर वो कंपैटिबिलिटी का विषय आएगा। जैसा कि आपने बिल्कुल, जो आप प्रीति मैडम से पूछ रहे थे कि भाई साइटेड जो लाइफ पार्टनर होता है वो कहीं ना कहीं से अंडर प्रिविलेज्ड होता है, चाहे फाइनेंशियली अंडर प्रिविलेज्ड हो, एजुकेशन की बात करें। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ, और एक्सेप्शनल केस हो सकता है 0.1%, बट उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। 99.9% फैक्ट, हालांकि मैं खुद अभी बैचलर हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, समझा है और देखा है,
मैं प्रारंभ से दानिश भाई मेन स्ट्रीम से जुड़ा हुआ हूँ और स्कूल कॉलेज के अलावा जो है वो मैं अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ, साइटेड लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और बात ये होती है कि आप एक बहुत अच्छी दोस्त हो सकते हैं, बहुत अच्छे आपके रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन जब विषय शादी का आता है तो साइटेड आपसे आसानी से शादी नहीं करना चाहते। तो लेकिन फिर जो आपका मूल प्रश्न था कि भाई एक दृष्टिहीन व्यक्ति से हम लोग जो है वो दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन वो जो है उस रिलेशन को हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत किस्सा सुनाता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग इस पर विश्वास करेंगे नहीं करेंगे। जब मैं अपने कॉलेज में था तो एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मेरे किसी से बहुत अच्छे पर्सनल टर्म्स थे और वो विजुअली इम्पेयर्ड लड़की थी और हमें ये आशा थी कि हम लोग आगे चल के संभवतः शादी वादी भी कर लेंगे जब वो पीरियड आएगा। लेकिन जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि कई चीज़ें ऐसा होती है, मैं फिर कहूँगा, बात को दोहराऊंगा कि पता नहीं कुछ लोग सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैरिज जो है वो होने वाली चीज़ है, करने वाली चीज़ नहीं है। और ये करने के लिए ठीक है एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ते हैं, बट ये फाइनली होता वही है जो कि अब वो एक एस्ट्रोलॉजी का विषय है, दूसरा विषय है, कभी फिर चर्चा होगी। किंतु हम लोगों की बड़ी ये तमन्ना थी और मुझे पूर्ण विश्वास था कि ऐसा होगा। लेकिन और मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था कि भाई हाँ जी अभी टाइम पास कर लेते हैं और आगे चल के जो है छोड़ दिया जाएगा। किंतु उसको दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, वो रिलेशन आगे जो है नहीं चल पाई और इस तरीके से वो हमारा वहाँ पर वो एक तरह का ब्रेकअप उसको कह सकते हैं। किंतु उसके पीछे ये उद्देश्य नहीं था जो आपने बताया कि भाई आमतौर पे अच्छा ये संभवतः ऐसा होता है कि चूंकि हम लोग ज़्यादातर दृष्टिहीन लोगों से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के किस्से या उन लोगों की कहानियाँ या उन लोगों के इंसिडेंसेस हमको देखने सुनने समझने में आते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो टाइम पास करना या फ्लर्ट करना ये दृष्टिवानों के बीच भी खूब होता है और ये आई थिंक इट इज़ नथिंग टू डू विद द डिसेबिलिटी बट इट इज़ समथिंग टू डू विद द ह्यूमन टेंडेंसी एंड द ह्यूमन नेचर। तो ये मैं इस वक्त आपको ये आपके प्रश्न के जो मूल है उसका उत्तर दे जी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिस जी एक छोटा सा ब्रेक, फिर हम हाजिर होंगे। एक छोटा सा ब्रेक। चाहे बात हो राजनीति के मैदान से, I think Aam Aadmi Party is doing good in Delhi, and which happens to be the wake-up call for all political parties in India nowadays. या बात हो रसोई घर की, मुझे लगता है ये जो गैस का लिमिटेड कोटा कर दिया है ना, वो नहीं करना चाहिए था। या फिर बात हो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में डोनेशन की। गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में डोनेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए। हर तरह के विचारों के लिए, वाद विवाद के लिए जुड़ जाए रेडियो उड़ान के संग। शनिवार रात 10 से 11 और रविवार 9 से 10 प्रोग्राम बदलते दौर में। Hello. Hey, what about your exam? Oh, what can I say? I'm flunked once again. This reasoning section is hurting a lot. I don't know what to do. I have a good news for you. Hold on and listen to the script. 2 plus 1 is equal to 3, 3 plus 4 is equal to 21, 5 plus 6 is equal to 55, then 4 plus 8 is equal to what? What comes once in a year, twice in a week? जी हाँ फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही मजेदार शो जिसका नाम है मिसेस कंफ्यूजन, जो कि आपके कंफ्यूजन क्रिएट भी करेंगी और उसे सॉल्व भी करेंगी। सो सुनना ना भूलिए मिसेस कंफ्यूजन, अ शो ऑन रीजनिंग, एवरी संडे 10 PM to 11 PM only on Radio Udan. Here comes a trip to temptation, a journey to jollity, a departure to delight, a voyage to veracity, a flight of life. Radio Udan, Radio Udan. तो जी हाँ, इस ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
सुष्मिता, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। जी आप कुछ बता रहे थे, आपसे हम ये जानना चाहेंगे मैम कि आप जब आप कुछ क्वेश्चन पूछो ना, उसके पहले दानिश सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट मैं बोलना चाहूंगी कि हम शादी करने जाते हैं या शादी का मन बनाते हैं, मैं एक बार के लिए डिसेबल्ड है कि नॉन डिसेबल्ड है दोनों ही किस्से को छोड़ दीजिए। आप जनरली क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं हाँ मेरा बेटा है तो उसमें ये 2 अच्छाई है या 4 अच्छाई है जी, और मैं इस अच्छाइयों को देख के ही कोई लड़की ढूंढूंगा, या मेरी बेटी है तो खाना अच्छा बनाती है, कढ़ाई सिलाई अच्छा करती है, ये अच्छा करती है। हम उसकी क्या लिखते हैं, अच्छाइयाँ लिखते हैं कि उसकी कमियां लिखते हैं? जी अच्छाइयाँ देखते हैं। अच्छाइयाँ लिखते हैं। बाकी पैनलिस्ट एग्री करेगा? बिल्कुल सारे करेंगे जी। नहीं ऐसा नहीं है, हम कमियां पहले देखते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है जी, दोनों चीजें देखनी चाहिए। नहीं मैं थोड़ा सा चलो उनकी बात थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए। सवाल समझिए मेरा। मैंने क्या बोला कि भाई डिसेबल्ड है या नॉन डिसेबल्ड है, कोई भी मैं वो कैटेगरी में नहीं जा रही हूँ, मैं एक जनरल सिनेरियो में बोल रही हूँ। जब आप अपने लिए या आप आपके माँ बाप एक बच्चे के लिए, लड़के या लड़की के लिए, किसी के लिए भी लड़का या लड़की ढूंढ रहा होता है तो वो क्या देखते हैं, वो अपने पहले बच्चों की खूबियां देखते हैं और सामने वाले की खूबियां उससे मैच करना चाहते हैं कि क्या मैच करना है ना, खूबियां मैच करना चाहते हैं। जबकि हम क्या करते हैं, मैं ब्लाइंड हूँ इसके लिए मुझे क्या तो साइटेड चाहिए, साइटेड चाहिए, एब्सोल्युटली। पहले जन्मपत्री देखते हैं। जन्मपत्री भी आधे से ज्यादा मैं ना कहना चाहूंगी आधे से ज्यादा इंडियंस नहीं देखते हैं। जी चलिए खैर ये एक जी आप लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कमियां मैच कर रहे हैं कि कैपेबिलिटीज मैच कर रहे हैं। हम शादी के लिए डिसेबिलिटी मैचिंग मैरिज कर रहे हैं कि कैपेबिलिटीज मैचिंग मैरिज कर रहे हैं। यही तो आज की डिस्कशन का मूल पॉइंट है कि आखिर नहीं मूल पॉइंट है, लेकिन वही तो मैं बोल रही हूँ। आप जो भी अभी सवाल आपने पूछे, जो ये तीनों ने बताया, मैडम का तो हम जवाब नहीं सुन पाए, बट जो इंदु मैडम है और सर जी ने बोला कि भाई हाँ सब चीज में प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई, लेकिन उन्होंने भी उस चीज को प्रॉब्लम को सोल्यूशन में बदला है ना जी। कौन सी शादी में ऐसा होता है कि प्रॉब्लम नहीं होती? क्या 2 साइटेड या 2 नॉन डिसेबल शादी करते तो उसमें डिवोर्स नहीं होता है? जी तो हम डिसेबिलिटी पे क्यों मतलब फोकस करें? मेरा खाली यही बात हम की नहीं है ना, बात हम उस पॉइंट्स को उठा रहे हैं जो सोसाइटी में उत्पन्न होते हैं, बात हमारी नहीं है। देखिए सोसाइटी किससे बनती है? एब्सोल्युटली, लेकिन आज भी इस बात पे आप जब हमने सर्वे किया, नहीं अभी आपने अमित को पूछा कि भाई अमित ब्लाइंड उसका पल्ला झाड़ देता है, तो ये तो है ना मतलब साइटेड के साथ नहीं होता है क्या? हम क्यों हर चीज हमारी डिसेबिलिटी से ही रिलेट? मैं आपको बता दूं एक रिपोर्ट के अनुसार, आई हैव गॉन थ्रू 120 पीपल फॉर दिस डिस्कशन। जब भी मैंने उनसे पूछा, सबसे पहले हर बंदे ने ये पूछा कि वो साइटेड या पार्शली है, किसी ने ये नहीं पूछा। उसके बाद उनका अगला सवाल यह है कि वो जॉब करते हैं या नहीं। तो आई डोंट थिंक सो। आज हमारे प्रोग्राम में भी हमने जब गेट टुगेदर रखा था हमारा पहला, तो उसमें 30 पार्टिसिपेंट्स थे, 30 के नहीं थे। जो ब्लाइंड लड़का था उसको पार्शली साइटेड चाहिए थी, जो पार्शली साइटेड था उसी का हम पॉइंट है कि अगर तो एक ब्लाइंड लड़की ने भी बोला कि है ना इसका मतलब तो ब्लाइंड लड़की के लिए कोई है ही नहीं। और दूसरे डिसेबिलिटी वाले हैं उनको ब्लाइंडनेस सबसे ज्यादा बड़ी पीड़ा लगती है। भले वो पूरा व्हीलचेयर यूजर हो, नेक से नीचे उनका बॉडी बिल्कुल हिल रहा नहीं हो, तो भी उनको लगता है कि ब्लाइंड तो गलत है, ब्लाइंड मतलब अरे यार बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं बोलती हूँ कि हम पहले खुद ब्लाइंड होके या हम खुद एक इंडिविजुअल होके क्या ये सोचते हैं कि नहीं मुझे वो पार्टनर चाहिए जो मेरी सोच से मैच करेगा, जो मेरे रहन सहन से मैच करेगा। हम क्यों है ना क्या बोलते पार्टनर ढूंढने की जगह हम केयर टेकर ढूंढ रहे हैं या रीडर ढूंढ रहे या ड्राइवर ढूंढ रहे। मतलब मैंने तो ये तक सुना लोगों का सोच है कि मुझे साइटेड लड़की इसके लिए चाहिए कि वो मेरे को गाड़ी में ना मेरे कॉलेज ड्रॉप करेगी, लेके आएगी। जी बिल्कुल, मैं ये क्वेश्चन पास करूंगा अदर पैनलिस्ट को आपका। उससे पहले प्रीति मैम 9:30 तक कोई भी अपने विचार नहीं दे पाए, उनको सुन लेते 2 मिनट।
प्रीति मैम, मेरा एक सवाल आपसे काफ़ी देर का पेंडिंग है कि हम सुष्मिता मैम का तो सवाल आगे रेफर करेंगे। तो ये आपसे ये जनरल जानना चाहूँगा कि अभी अमित भट्ट साहब और इंदू मैम ने भी इस पे अपनी सहमति जताई थी कि जब हम किसी साइटेड पार्टनर से शादी करते हैं, अगेन द सेम सिनेरियो, तो ये माना जाता है कि दोनों में से एक पार्टनर बहुत कमज़ोर है, इसी कारण से उसको अपनाया जा रहा है एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के। तो व्हाट इज़ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? देखिए, ये जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है कि आपकी बेटी ब्लाइंड है या लड़का ब्लाइंड है तो किसी गरीब साइटेड से कर दो ताकि काम चलता रहे। जी जी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे केस में, और मैंने और भी काफी सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं कि कैपेबिलिटी पे और वैल्यूज को लेकर, जो वैल्यूज हैं, जो हमारे मूल हमारी कैपेबिलिटीज हैं, मान्यताएं हैं, यदि हम एक रिलेशनशिप में वो ला सकते हैं जो सामने वाला मतलब उसको उसके साथ, मतलब अगर मैं ऐसी इंसान हूँ जिसके साथ मेरा हस्बैंड मेरे साथ चलते हुए प्राउड महसूस करे, उसे अच्छा लगे, उसे किसी किस्म की रिलेशनशिप में कमी ना महसूस हो, तो ब्लाइंडनेस फिर बीच में नहीं आती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जनरलाइज करेंगे तो, जैसे ही मेरे लिए भी ऐसा बोला जाता था जब मैं छोटी थी कि देख दाख के कोई ऐसा लड़का ढूंढ दो जो गरीब घर से है तो इसको एक्सेप्ट कर ले, कि हम ये भी कहते थे कि हम साथ में काम वाली भी दे देते तो दैट काम में भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह की आइडियोलॉजी है और वो चलती हुई आ रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इसको एक्सेप्ट करना है। जो चीज़ें गलत हैं सोसाइटी में हो रही हैं, एक एक कदम करके हम लोगों को उसको मतलब अपने एग्जाम्पल से, एक्सपीरियंस से, हिट एंड ट्रायल मेथड से और कैपेबिलिटी से, वैल्यूज से उसको, उस धारणा को धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करनी है, एक्सेप्ट करके बैठ नहीं करना। मुझे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये शेयर करना चाहूँगी कि मुझे मौका मिले कि देखिए, मेरी 2 बार शादी हुई है, दोनों बार बिल्कुल नॉन डिसेबल्ड ह्यूमन बीइंग से ही शादी हुई है, लेकिन पहली मैरिज मेरी नहीं चली, पर उसमें डिसेबिलिटी का कोई रोल नहीं था। एज हमारी वैल्यूज मैच नहीं करी और हमारे थिंकिंग और हमारे जीवन जीने के जो और तरीके थे वो मैच नहीं करे, तो उस शादी से मुझे हटना पड़ा। लेकिन दूसरी बार भी इंसिडेंटली नॉन डिसेबल्ड, मैं ऐसा नहीं ढूंढ रही थी कि नॉन डिसेबल्ड ढूंढूंगी या डिसेबल्ड ढूंढूंगी, मैं सिर्फ अपनी वैल्यूज से जहाँ मुझे दिखती थी तो मुझे लगा कि नहीं, ये वैल्यूज हमारी मैच कर रही हैं, हमारी थॉट्स, हमारे जो थॉट पैटर्न है और हमारा जो वर्किंग सिस्टम है वो सब एक जैसा है, तो मुझे लगा कि ये पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप मैरिज में सक्सेसफुल रहेगी। और सेकेंड टाइम 17-18 साल होने वाले हैं अगले महीने सितंबर में, बिल्कुल बहुत बढ़िया से चल रहा है, मतलब इससे अच्छा मैच हो ही नहीं सकता। प्रीति, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी बिफोर दानिश कम्स इनटू पिक्चर। सॉरी दानिश, मैं आपका रोल ले रही हूँ। नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रीति, मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे बोला पार्टनरशिप इनटू फ्रेंडशिप एंड मैरिज, तो क्या आप अपने सेकंड हस्बैंड को पहले से जानते थे? जी नहीं। तो आपने उनसे कैसे आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि आपके वैल्यूज, आपकी थॉट, आपकी वर्किंग पैटर्न मैच हो रही है? क्योंकि मेरे हिसाब से ना ये ऑडियंस के लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि मैं मैच कैसे करूं। राइट। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इनफैक्ट जानती, मतलब शादी से पहले, मतलब मैंने सवाल आपका गलत समझा। शादी से पहले लगभग साल भर पहले से मैं उनको देख रही थी, हम लोग एक साथ ऑफिस में काम करते थे, और एक साल मुझे ऑब्जर्व करने को मिला कि वो कैसे इंसान है। और ऑन दी अदर हैंड, जो मेरे फर्स्ट हस्बैंड थे, उनको भी मैंने लगभग साल भर ऑब्जर्व किया, मेरे नेबर ही थे, और हालांकि रोज मिलते जुलते थे। तो उस टाइम मेरी जो मतलब मेरी जो रीडिंग थी, ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा यंग थी, इनोसेंट थी, अकल भी थोड़ी कम थी, शायद ये भी एक बात है, शायद मैं पहचान नहीं पाई, या मैं शायद अपना फुट डाउन नहीं कर पाई, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो उस टाइम मेरी ये रीडिंग कम, मतलब बिल्कुल गड़बड़ थी, तो शायद मैच्योरिटी कम थी। लेकिन सेकेंड टाइम हाँ, मैंने ऑब्जर्व किया। अब मैं आपको ये बताना यहाँ चाहूँगी कि जब तक हम लोग का एक्सपोजर नहीं बढ़ेगा, हम लोग
हमें ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जहाँ पे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं और लोगों के साथ। डिसेबिलिटी को एक बार साइड में रख के, भले वो डिसेबल्ड लोग हों, भले नॉन डिसेबल्ड लोग हों, जब तक हमारा दायरा नहीं बढ़ेगा, हम कभी भी हमारे पास उतना ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि हम किसी को ढूंढ सके या कोई हमें ढूंढ सके जी अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। सो हमारा इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये भी जल्दी से कह देना चाहूंगी कि 3 अगस्त को हम लोग जो फ्यूजन का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें हम इस बार सिर्फ यही मेजरली यही डिस्कस करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जितने लोग भी आएंगे, डिसेबल्ड नॉन डिसेबल्ड, कोशिश कर रहे हैं जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म बने और दायरा बढ़े लोगों का। जी बिल्कुल, हम एग्री करते हैं आपसे, और सब होगा, अच्छे से लोग आएंगे। विकास भाई, एक सुष्मिता मैम का ही अगला क्वेश्चन भी आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आखिर क्या कारण है कि सबसे पहले हमारी सोसाइटी में बजाय इसके कि कैपेबिलिटी को मापा जाए, हम डिसेबिलिटी को देखते हैं? जी, बिकॉज देखिए, हमारी ये तो सदियों से चली हुई परंपरा है कि लड़के के लिए जो लड़की होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आप देखो, हमारी पेरेंट्स, दानियाँ, मतलब जिसको भी आप, जितनी दूर तक मैं मतलब जितना मेरे को एक्सपीरियंस है और एक्सपोजर है, कि उनके घर में क्या क्या है, कि हमारे स्टैंडर्ड के हैं, उतना बहुत लड़की का स्टैंडर्ड होगा कि माँ बाप वो सब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये देख लेते हैं। और पहले कल्चर मैच करते हैं, फिर देखते हैं गोरी है, काली है। लड़का भले कोयले के जैसा काला हो, ठीक है, लेकिन लड़की चाहिए मार्बल के जैसे सफेद। अच्छा फिर उसके बाद उसकी हाइट देखेंगे, वेट देखेंगे, ये सब जब परफेक्ट होगा, उसके बाद देखेंगे कॉन्वेंट एजुकेटेड है कि नहीं, इंग्लिश बोलती है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे और इसमें सब में अगर डिसेबिलिटी कहीं से पता चल गई तो पहले भाग जाएंगे। मतलब उधर को आप मानेंगे नहीं, खिड़की से भी एक फादर और सन, जिसका बेटा खुद विकलांग था, उसकी पैर में, मुझे देखने आए, उसका बेटे का पैर में मतलब लिम्प से चल रहा था, वो हमें भी नहीं मालूम था, बाद में मालूम चला। तो जैसे ही वो एक्सीडेंटली ये सब हो गया, तो जैसे ही वो हमारे घर आए तो मेरे फादर ने पहले ही बोला कि देखिए मेरी लड़की ब्लाइंड है। तो वो ब्लाइंड सुनते ही मतलब वो खिड़की की तरफ को दौड़े। 2nd फ्लोर का घर था, तो मेरे फादर ने कहा जी यहाँ से खिड़की है, यहाँ से कूद नहीं सकते, ये दरवाजा है, यहाँ से जाइए। तो मतलब ये तो मैं खुद अंदर से खड़ी देख रही थी और मेरे को हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था कि देखिए क्या मतलब कमाल ही हो गई है, कैसी कैसी दुनिया है यहाँ पे। और ब्लाइंडनेस सुनते ही, और खास करके ब्लाइंडनेस सुनते ही या डिसेबिलिटी सुनते ही एकदम से एक माइंडसेट हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, लड़कियां मर गई हैं क्या, और किसी के साथ शादी करनी है, और कोई बचा नहीं है। और हमारी रिश्तेदारी में जैसे बिरादरियों में शादी होती है, सब कल्चर्स में, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, कल्चर्स में फैमिलीज बताती हैं कि जी उसकी लड़की उसका लड़का है, इस तरह से होता है। लेकिन यदि कहीं भी पता चल जाता है, इनफैक्ट मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि हमारे रिश्तेदारी की सारी बिरादरी, जब मेरा शादी का टाइम आया, सारी बिरादरी गायब थी। लेकिन जब मेरी खुद की बेटी 14 साल की हुई, तभी से रिश्ते आने शुरू हो गए थे। तो फिर तब उस समय पे मैंने जरूर कहा था कि देखिए मेरे टाइम पे कहाँ थे आप लोग भाई, अब मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जिसपे जो वो चूज करके लाएगी। मैं आप लोगों को बेटे या ग्रैंडसन्स मुझे नहीं चाहिए, वो अपने आप चूज कर लेगी, तो दैट्स वेल एंड गुड। अभी हम थोड़ा ब्रीफ होकर सभी के कमेंट लें क्योंकि समय कम है, सभी इक्वली पार्टिसिपेट करें। विकास भाई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको मेरी आवाज आ रही है विकास भाई? जी जी बोलिए। जब हम दृष्टिहीन से शादी के लिए जाते हैं दोनों पार्टनर, तो सबसे पहले क्या चुनौतियां होती हैं, क्या माइंडसेट होता है, किन चीजों की ओर हम ध्यान देते हैं? देखो, मैंने तो यही कहा कि भाई ये जो अभी आपने इतना सब कुछ कहा कि भाई जब कोई, इन्होंने कहा कि भाई लड़की को जब देखने जाते हैं तो भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये सब ठीक है, ये होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि लड़के वाले जो साइटेड पर्सन है वो लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, ब्लाइंड पर्सन को कभी, ब्लाइंड लड़की को कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और यदि हाँ ये हो सकता है कि लड़का थोड़ा गरीब हो या फिर वो कोई काम काज ना करता हो तो लड़की काम काज पर लगी हो
ऐसे विषयों पर वो ऐसी जो जगह पर फिर लड़की से वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरा जो लड़के की बात है, मैंने ये कहा कि जब भी हम विजुअल, वैसे ये है कि जब हम लड़की और लड़के दोनों ब्लाइंड पर्सन हो तो उसमें ये हो जाता कि अपनी एक दूसरे की भावनाओं को जो दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को ज़्यादा समझ सकते हैं। और जैसे नॉर्मल पर्सन में थोड़ा ये होता है कि वो ब्लाइंड की तरह जिया नहीं होता ना, इसलिए थोड़ा उसको मैनेज करने में ब्लाइंड को प्रॉब्लम हो जाती है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। ये पहली बार हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मेरे से भी ज्यादा शायद मेरे हस्बैंड वो दिक्कतें समझते हैं, वो मुश्किलें, वो फीलिंग समझते हैं। इसीलिए मैं वैल्यूज पे बहुत जोर दे रही हूँ कि वैल्यूज बहुत जरूरी है। जी विकास भाई। तो दूसरी बात यह है कि मैं जहां तक सोचता हूँ कि भाई ये होना चाहिए कि भाई आप देख लो, वैसे ये है कि अगर मान लो कोई ऐसा समाज में ऐसा सुधार हो जाए, समाज में ऐसी जागरूकता आए कि यदि ऐसा हो, मैं जैसे सोचता हूँ कि भाई नॉर्मल पर्सन ब्लाइंड लड़कियों से मैरिज करें और ब्लाइंड जो नॉर्मल लड़कियां हैं ब्लाइंड लड़कों से मैरिज करें, तो समाज में काफ़ी अच्छा सुधार हो सकता है। और ये सोच को बदलने की जरूरत है। और ऐसा, क्योंकि ये जो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से जो लाइफ है ब्लाइंड लड़की और ब्लाइंड लड़के की बहुत अच्छी हो सकती है। और ये एक मतलब ऐसा विषय है कि लोगों में जब तक ये बात फैली हुई ना, ये धारणा है कि इससे लड़की को कुएं में धक्का ना दे दे। जी बिल्कुल, पंजाब में ये कहावत थी कि ब्लाइंड से शादी करने की बजाय उसको कुएं में धक्का दे दो। जी ये नहीं, यहाँ पर ही नहीं, वैसे एमपी या और अदर स्टेट्स में भी है वैसे ऐसा। हाँ, यदि कोई लड़की का आपके साथ मैरिज कर भी देता है तो उसका एक कारण रहता है कि वो सोचते हैं कि ये लड़का अच्छा है, जॉब पर है। हाँ, यदि आप जॉब पर नहीं है तो मैं मानता हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि आपका नॉर्मल पर्सन जो लड़की है उससे आपको कोई मैरिज, आपको लड़की दे, ये नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जहाँ तक जिनको दहेज की बात की है, ये तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ पहले से ही रहा हूँ, क्योंकि आपने लड़की से मैरिज करनी है, ना कि दहेज से मैरिज करनी है। तो ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी भावनाओं को, उसके दिल को देखो। शरीर को हमेशा नहीं रहता, ये तो रूप होता ही रहता है, कभी भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। साहब सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि जब हम ब्लाइंड टू ब्लाइंड शादी में जाते हैं तो आगे बच्चों के होने का या उनके ब्लाइंड होने का भी एक डर रहता है। और एक आपसे जी, ये सैफ सर से हम पूछते हैं। जी विकास भाई, हम सैफ सर से ये सुनते हैं। ये सैफ सर से सवाल है। देखिए, और एक सवाल और है सैफ सर आपके साथ, क्योंकि आपके रिलीजन मुस्लिम रिलीजन में अलाउ है कि रिलेटिव से मैरिज होती है, तो क्या उसमें हम ये जान सकते हैं कि क्या ब्लाइंड को, मुस्लिम जो ब्लाइंड है उनको दिक्कत नहीं आती मैट्रिमोनियल के, आराम से रिलेटिव में साइटेड से हो जाता है? 2 सवाल। नहीं, ये देखिए, ये तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं साइटेड से ब्लाइंड की शादी हो जाती है किसी भी रिलीजन में, प्रॉब्लम तो सब जगह आती है, ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ तक ये आप कहते हैं कि रिश्तेदारी में शादियां होना, ज्यादातर केसेस में देखा गया है विजुअल इम्पेयरमेंट या किसी भी तरह की इम्पेयरमेंट उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है जिनकी शादी में कॉमन जेनेटिक सिस्टम होता है। ये हमने जब काउंसलिंग कराई थी अभी अपनी शादी के बाद, तो इस बात को डॉक्टर्स ने भी माना और उन्होंने कहा कि अब इस पत्नी से जो आपकी संतान होगी उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी। ये और बात है कि वो ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम वो कंसेप्शन नहीं हो सकता उनका। लेकिन हाँ, हम ये इस बात पर जरूर जोर देंगे, किसी भी कम्युनिटी में शादी जो है वो कॉमन जेनेटिक सिस्टम के हिसाब से अगर कोई इम्पेयर्ड है तो नहीं होनी चाहिए। मैं बस इतनी बात कह सकता हूँ। जी, तो इंदु मैम, हम आपसे ये जी भट्ट साहब। दानिश भाई, अगर आप इजाजत दें, मैं 30 सेकंड में एक बात कहना चाहूंगा, फिर इंदु मैडम से हम उनके विचार सुन लेंगे। जी, मैं ये कह रहा था, जैसे हमारे विकास भाई कह रहे थे कि भाई ये बहुत अच्छी बात होगी कि एक नॉन डिसेबल्ड, जिसको कि हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में नॉर्मल शब्द से एड्रेस करते हैं, नॉन डिसेबल्ड अगर डिसेबल्ड से शादी करें तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पे एक मूल प्रश्न अपने आप में है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक डिसेबल्ड व्यक्ति अगर आज डिसेबल्ड से शादी नहीं करता है
तो हम एक नॉन डिसेबल्ड से ये कैसे उम्मीद और क्यों कर उम्मीद लगाएं? क्या लॉजिक है, क्या साइंटिफिक रीजन है? यही सवाल मेरा जी, यही मेरा सवाल इंदु मैम से था, सेम सवाल जो आपने, बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है। इंदु मैम आपसे यही सवाल है जी कि ये जो अमित भट्ट साहब ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि अगर पहली बात तो ये है कि हम डिसेबल से जब शादी करते हैं और जब हम डिसेबल से शादी कर ले तो दिक्कतें बहुत दूर हो सकती हैं। दूसरी बात, हम मेरा एक ये भी सवाल है पेरेंट्स से, हम जब बात करते हैं अपनी या साइटेड से शादी करने की, हम ये भी बात कर रहे हैं कि नॉन डिसेबल शादी नहीं करते हैं। कितने ऐसे डिसेबल हैं जो अपने बच्चों की शादी, जो बच्चे ठीक हैं उनकी शादी नो डिसेबल से करना पसंद करते हैं, या की है? नहीं, बहुत कम है। पहली बात तो ये है, और मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगी। ये जिम्मेदारी संस्थाओं की है, ठीक है, कि ब्लाइंड की मैरिज, ब्लाइंड के प्रति जागरूक करना संस्थाओं की जिम्मेदारी है, जो कि संस्थाएं नहीं करती है। क्योंकि उसका कारण ये, संस्थाओं में, हमारी ब्लाइंड संस्थाओं में रिजेक्टेड स्टाफ, ठीक है। और दूसरी बात, मैं प्रीति की इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि प्रीति विकलांग होते हुए, गिरते पड़ते भी अपने आप को विकलांग नहीं मानती, ठीक है। मैं मानती हूँ जो हमारी डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये। बाकी जहाँ तक शादी की बात है, ये तो ब्लाइंड हो, साइटेड हो, ठीक है, झगड़ा सबका होता है और निपटारा भी सबके होते हैं। और कई, मतलब ये वो बात नहीं है कि इसको जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता हमारा कि हम लोग मतलब ब्लाइंड ही सुखी रहते हैं, पर ज्यादातर साइटेड ब्लाइंड को तिरस्कृत ही करते हैं, चाहे कोई ओपनली कहे चाहे ना कहे। क्योंकि या तो झल्ला सा हस्बैंड होगा साइटेड ब्लाइंड का, या झल्ली सी लड़की होगी ब्लाइंड से जो शादी करेगा। कोई भी कंपैटिबल जितने हैं उतने कम है। एक मैं लेक्चरर हैं यहाँ पर, उनके हस्बैंड उनसे, मतलब वो प्राइमरी टीचर हैं, वो अपनी वाइफ लेक्चरर के साथ जाना पसंद नहीं करते क्योंकि ये डिसेबल है। हालांकि वो डिसेबल बहुत काबिल है, ये बात नहीं है, पर वो क्योंकि उनको अपनी आंखों का घमंड है। और इसलिए मैं मानती हूँ अपने फील्ड में मैरिजेस हों तो थोड़ा लोगों को भी मतलब आपस में बल मिलेगा और एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और कंपैटिबिलिटी होगी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही कर्तव्य हमारा, मेरा कहना यही है। बाकी डिस्कशन तो कभी खत्म हो नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है जी। नहीं खत्म होगा डिस्कशन 10 बजे जी। भट्ट साहब आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप इजाजत दें, कि आप आज डिसेबिलिटी पर मैं देख रहा हूं कि फोकस कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आप भी ब्लाइंड से शादी नहीं करना चाहते हैं। तो यही सवाल मेरा आपसे इसी से देखिए पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं किससे शादी करूंगा या नहीं, ये इसके लिए अभी मैंने अभी एक्सेस इंडिया में चर्चा की थी और प्रीति मैडम थी, वहां पे मैंने एक कमेंट में लिखा था कि मुझे नहीं मालूम कि मैं किस पर, और मैंने अपने, आपको अगर याद होगा, मैंने अपने इनिशियल कमेंट में कहा था कि मैरिज इज अ थिंग टू बी हैपेंड, नॉट टू बी डन। आप लोग पता नहीं कितने सहमत नहीं होंगे। नहीं, हम चॉइसेस, एक प्रयास तो होता है ना, एक चॉइस होती है, ढूंढते हैं हम, प्रयास करते हैं जी। यार इस पर मैं अभी मैं व्यक्तिगत रूप से क्या चाहता हूँ, ये मैं अभी इस पर मैं, ये टॉपिक या ये प्लेटफॉर्म नहीं है व्यक्तिगत रूप से। नहीं, ये तो आप पर्सनली सोचते हैं ना कि आपने कुछ तो सोचता आदमी, जैसे मैंने सोचा पहले। एवरीथिंग हैज टू बी डन, कुछ तो करना पड़ता है ना, नथिंग अपने आप तो कुछ भी नहीं होता, रोटी खाने के लिए भी पेट से टुकड़ा उठाना पड़ता है। हाँ, वो तो सोचना तो पड़ता ही है जी। देखिए प्राइवेट, मैं आपको, अगर आपको ऐसे लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मेरा फिर क्वेश्चन यूथ पे आ जाता है कि पूरे यूथ तो बहुत सारी, फिर रीज़न क्या है? जहाँ तो ये है कि जैसे पूरी डिस्कशन में हम देख रहे हैं कि जहाँ तो फिर हमारी जो ब्लाइंड लोग हैं अट्रैक्टिव नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, या ये अपने आप को प्रूफ कर नहीं पा रहे हैं कि हम भी पूरे जो भी कैपेबिलिटी है, हम में भी कैपेबिलिटी है कि हम हर एक से मतलब बराबर, सभी के बराबर हम काम कर सकते हैं, अब फन क्रिएट कर सकते हैं, लाइफ को बिता सकते हैं। देन व्हाट इज द रीज़न कि बहुत सारे हमारी शादी नहीं होती है अकॉर्डिंग टू चॉइस? मुझे लगता है कि ये जो आप सारे बिंदुओं पर जो आप प्रकाश डाल रहे हो, ये तो उत्तरदायी है इसके लिए। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में और भारतीय संस्कृति समाज के परिप्रेक्ष्य में जब हम शादी को जोड़ते हैं तो इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा, और हालांकि मुझसे कई ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, कि आपको अपनी फैमिली को लेकर भी, अगर ठीक है आप किसी लव एंड अफेयर में पड़ गए हो और वहां पे बात वहां तक पहुंच गई है, लेकिन उसमें भी आप काफी हद तक आप अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते। उनके क्या ओपिनियन है, आपके पेरेंट्स के क्या ओपिनियन है,
वो आप, और फिर आप उनके अगेंस्ट जाना चाहते हो या वो आपके अगेंस्ट जाना चाहते हैं, या फिर दोनों साथ मिलके कोई बीच का रास्ता अपनाना चाहते हो, मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत बहुत सारे अलग अलग विषय हो सकते हैं। मेरे लिए अलग विषय हो सकता है कि मैं क्यों किसी ब्लाइंड से करना चाहता हूँ, या क्यों किसी अदर डिसेबिलिटी से करना चाहता हूँ, या क्यों किसी साइटेड से करना चाहता हूँ। दूसरी ओर विकास के लिए या और जो अनमेरिड लोग हैं उनके लिए अलग अलग प्रायोरिटी के विषय हो सकते हैं। एक मैं विचार रख सकती हूँ 30 सेकंड में। बोलो। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि मैंने माना कि डिसेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है, और इंदु जी मैं बिल्कुल विकलांग हूँ, मुझे दिन रात चोटें लगती हैं, और मैंने अपनी बहुत अच्छी से मैंने अपनी विकलांगता एक्सेप्ट करी है। अगर ऐसा नहीं लगता तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन हाँ करी है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इंसान बनके दूसरे इंसान से शादी करना चाहते हैं तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। डिसेबिलिटी है या नहीं है फिर वो हट जाती, बात ही हट जाती है। अगर हम एक अच्छे इंसान से शादी करना चाहते हैं, खुद अच्छे इंसान है, तो आई थिंक वो डिसेबिलिटी की बात घूम के खत्म हो सकती है कहीं ना कहीं पे जाकर। तो एक इंसान से शादी की जाती है। जी जी। और दानिश भाई आपका जो प्रश्न था उसको मैं थोड़ा और तरीके से, हो सकता है आप असंतुष्ट हो मेरे उत्तर से। अगर कल के दिन मैं साइटेड से शादी करता हूँ तो मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, मैं इस बात की आज ये मैं आपको खुले तौर पे कह सकता हूँ कि वहां पर भी मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि साइटेड से अगर मैं शादी करता हूँ, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो या कोई भी प्रत्यक्ष रूप से हो, या हिडन कंप्रोमाइज हो, थोड़ा या ज्यादा हो, मुझे लगता है कि अगर मैं साइटेड से, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, मैं इस बात को आज ही एडवांस में स्वीकार कर लेता हूँ कि वहाँ पे कंप्रोमाइजेज होंगे, एक ना एक विषय पे कंप्रोमाइजेज हो सकते हैं। इस बात को मैं आपकी डिनाई नहीं करता हूँ। मैं 2 पॉइंट रखना चाहूंगी, सॉरी अमित आपको इंटरप्रेट कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि कोई भी सिचुएशन हो, भले हम डिसेबल्ड से शादी करें, नॉन डिसेबल्ड या दोनों सेम डिसेबिलिटी या डिफरेंट डिसेबिलिटी, कोई सिचुएशन या दोनों नॉन डिसेबल्ड हो, ये चारों सिचुएशन में कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो 100% परफेक्ट है। हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट्स, अडेप्टेबिलिटी, सब चीज देखनी जरूरी है और ये देखनी भी चाहिए। बट मैं अगर बोलूँ, एक जो मैंने सोचा है या जो मैंने महसूस किया है ये मेरे जो भी कार्यक्रमों के तहत, कि 2 जन ने डिसीजन लेने से पहले आपको मिलना चाहिए, समझना चाहिए। यही मैं प्रीति जी से भी एक्चुअली पूछ रही थी कि भाई हम जब भी डिसाइड करते हैं कि ये हमारे नॉर्मली इंडियन कल्चर में कैसे होता है, एक लड़का लड़की को मिलाया, 5 मिनट अलग बिठाया और बाहर आते ही बोल तेरे को कैसा लगा, बोल तेरे को कैसा लगा, तुरंत जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। जबकि वो हम आज है ना, अगर एम्प्लॉय भी रखना चाहते हैं तो हम उसको 10 बार 3-4 राउंड इंटरव्यू लेते हैं, 5-6 जन मिलते हैं, कागज देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर हम उसको रिक्रूट करते हैं। तो क्या हम हमारे लाइफ पार्टनर को उतना समय नहीं देना चाहेंगे डिसीजन लेने से पहले? बिल्कुल देना चाहिए। इसी मतलब इसी का है कि हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाते जब डिसेबिलिटी होती है, जो हमें हम बोल रहे नहीं मिल पाते हैं। हम जो बात कर रहे हैं, देखिए जो सुष्मिता मैम कह रही हैं वो सभी लोग मैम उस बात को मानते हैं, लेकिन सवाल ये है, ये बातें बोलने में बहुत अच्छी लगती है, ये बातें बोलने में बहुत अच्छी है, लेकिन हम वो बातें बात कर रहे हैं जो लिसनर से सवाल आ रहे हैं। ये बातें तो सबको पता है कि हम बहुत कामयाब हैं, हम बहुत सक्सेसफुल हैं, देन वेयर इज द रिजल्ट? हमको वो बातें करनी चाहिए डिस्कशन में। हाँ, वही मेरा अगला सवाल है। एक सवाल लिसनर का, एक सवाल ले लेते हैं जी, एक सवाल लिसनर का ले लेते हैं। पैनलिस्ट के लिए एक सवाल आया है, सवाल तो 3-4 आए हैं। कोई बात नहीं। फ्रॉम भूषण ताजवाल एक सवाल कह रहे हैं, हाय सर, ओके सर, हाय, आई हैव अ क्वेश्चन। एज अमित भट्ट सेड, वी कैनॉट बिकम गुड फ्रेंड्स, sorry, we can become good friends with sighted women, but many of us are afraid of proposing marriage or even love. We are very bothered about our, we are very worried about our disability. तो आपका अमित भट्ट जी इस पर क्या कहना है? उनका सवाल ये है कि जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पर आपकी एक लड़की फ्रेंड बन जाती है, वो आपको पसंद आ जाती है, लेकिन आप में इतना डर लगेगा फिर भी आप उसको प्रपोज नहीं कर सकते कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, या आई वांट टू डू फ्रेंडशिप विद यू। आपको एक डर होगा अपनी डिसेबिलिटी का, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए
ये मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने सवाल किया है, एक थोड़ा सा हेजिटेशन रहती है कि भाई शादी के मसले में अगर मैं उससे बात करूंगा तो उसको शायद नेगेटिव आपको ये जवाब मिलेगा। ये इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि एक वैसिलेशन माइंड में रहता है कि भाई आप जब तक कि उस लेवल तक आप उससे बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हो, आप शादी के बारे में आप उससे बात करने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह ठीक है। हालांकि मैं आपको अमित, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी यहाँ, थोड़ा सा हंसी में ही है, लेकिन देखो ना तो है, हाँ हो गई तो बल्ले बल्ले, तो पूछ डालो जी। ये भी रिस्क है, हर कोई नहीं लेता जी। एक सवाल और लिस्नर का है जी। भट्ट साहब आपने जवाब दे दिया इसका? जी जवाब दे दिया आपने। एक नेक्स्ट सवाल एक और है कि क्या कॉम्प्रोमाइज होते हैं जब हम साइटेड से शादी करते हैं? कुछ कॉम्प्रोमाइजेज ये जानना चाहते हैं। जी, एक तो बहुत यहाँ पे मेरे ख्याल से हम में से सभी लोग एक एक बिंदु पर प्रकाश डाल सकते हैं। मैं तो अभी मैंने शादी नहीं की है और काफ़ी ठीक है दोस्ती और गहरी दोस्तियाँ रही हैं मेरी लड़कों से लड़कियों से, वाइड नेटवर्क है, वो एक अलग बात है कि उसमें से अभी कोई शादी में परिणाम तब्दील नहीं हुआ है, मैं फिर वही कहूँगा। देखिए, पहला कंप्रोमाइज ये आता है दानिश साहब कि लेटर और सूनर, ये जो बियॉन्ड द आईज, मेरे ख्याल से वो एक आई कांटेक्ट वाली बात है। हालांकि जो मेरा पर्सनल है, मुझे लोग आई कांटेक्ट पे भी एक लास्ट सवाल आया लिसनर का। वैसे भट्ट साहब, अगर आप आई कांटेक्ट की बात कर ही रहे हो तो आप एक क्वेश्चन को ले ही लीजिए। ये आई कांटेक्ट वाला क्वेश्चन आया एक लिसनर का। इनका ये सवाल है कि आई कांटेक्ट को एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है, तो जो दो ब्लाइंड लड़के जो लड़की शादी करते हैं, हालांकि विकास भाई या इंदु मैम भी बता सकते हैं, तो वो कैसे मैनेज करते हैं इस आई कांटेक्ट को बिना? स्पर्श से बड़ा नहीं है, स्पर्श से भी बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं यार। किसने क्या पहना है, किसने क्या किया, वो आई कांटेक्ट। और मैं दानिश, मेरा विचार ये है इस विषय पर जी कि आई कांटेक्ट बहुत बड़ी एक वैसे जैसे मतलब प्रॉब्लम है, वो तो है कि भाई ये जो वैसे तो है कि ब्लाइंडनेस एक तो वैसे तो प्रॉब्लम है जो है ही है, क्योंकि उसको आप ये इनकार नहीं कर सकते उससे, क्योंकि ये तो एक मैंने कहा कि एक समाज को हमने समाज को मैनेज करने के लिए ब्लाइंड की मैरिज होना जरूरी है, बाकी कंप्रोमाइज करना जरूरी है। क्योंकि बाकी ये है कि अगर कोई ऐसा साधन हो, मेरे हिसाब से कोई ऐसा साधन हो, अगर ऐसा समाज बने जिससे कि मतलब जिसमें ये भेदभाव भी खत्म हो जाए, डिसेबल जैसे सभी की मैरिज होती है वैसे होनी चाहिए। अच्छा, अब एक सवाल मेरा पर्सनल है आप सभी से कि पहले हमने बात की कि जैसे भट्ट साहब ने राइटली सेड कि भाई अगर मैं साइटेड से शादी करूंगा तो कंप्रोमाइज होगा। अब विकास भाई कह रहे हैं कि हम ब्लाइंड से ब्लाइंड शादी करता है तो भी कंप्रोमाइज होता है, तो फिर हम करना क्या चाहिए? व्हाट इज द पोजीशन, मतलब बेस्ट थिंग क्या है, हम कहाँ हम जाएं, किन चीज और क्या वाकई? हेलो, मैं जवाब देना चाहूंगी अपना 2 मिनट में। एक सवाल मेरा है। जी बोलिए। पहली बात तो ये है कि हमें सोसाइटी में जागृति लानी चाहिए कि ब्लाइंड भी इंसान है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, कॉम्प्रोमाइज की बात है, कॉम्प्रोमाइज तो लोग यहाँ तक करते हैं। एक साइटेड की ब्लाइंड में शादी हुई, सेमिनार हो रहा था, तो साइटेड बीवी से पूछा गया भैया मेकअप क्यों नहीं करती है? उसने आह भरी, कह रही है कापर करूं सिंगार पिया मोरा आंधर, मतलब आंधर है तो उसको मेकअप की कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। इस तरह की तो धारणा है साइटेड में। तो साइटेड से शादी करना या ना करना वो अपना वैसे जिसके लिए श्रृंगार करना उसने तो देखना नहीं है। देखिए, अब छू सकता वो अगर इजाजत दें, मतलब बहुत सारे जन हैं जो कि अगर जी साहब दिलाऊं और भी अगर इजाजत दें तो छोटी सी बात मैं भी कह दूं। ये बात जो अभी इंदु मैम ने उठाई कि श्रृंगार क्यों नहीं करती, ये बात हमारे खानदान में भी उठी थी। हमारी पत्नी लिपस्टिक वगैरह लगाकर गई तो उससे सवाल किया गया तुम लिपस्टिक क्यों लगाती हो, तुम्हारे पति को दिखता नहीं है, और तुम ये श्रृंगार क्यों करती हो, तुम ये गहने क्यों पहनती हो, तुम्हारे पति को तो दिखता नहीं है। वो बोली अगर उसे नहीं दिखता तो मैं तो एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इस सवाल का ये जवाब दिया उसने। अब मैं एक लड़के को जानती हूँ, वो बोलता है कि मैं तो छू के बता सकता हूँ लड़की ने नेल पॉलिश लगाई है कि नहीं लगाई। बिल्कुल सही बात है। अभी पर्सनली बताऊं भाई साहब, भाई से पहले आगे बढ़े जी, इंदु मैडम चर्चा अगर इंदु मैडम वैसे मैं आपको बताऊं कि छूने से पहले, मतलब अब मुझे नहीं मालूम, सबकी अपनी अपनी सेंसेस होती हैं, तो यहाँ पे हालांकि मुझसे बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन पर्सनली ऐसा है कि मुझे लिपस्टिक की भी खुशबू आ जाती है, नेल पॉलिश की खुशबू तो ज़्यादा दूर से आ जाती है।
तो श्रृंगार को स्पर्श के अलावा और सूंघा भी जा सकता है। मेकअप की जो चीजें हैं उसमें एक तरह की अपनी एक गंध होती है, अपनी सुगंध होती है। गंध के बारे में और नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सारी चीजें आप महसूस कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। स्पर्श से पहले आप उसका एहसास ले सकते हैं, स्पर्श तो बाद में। और वो औरत खुद के लिए तैयार होगी कि खाली हस्बैंड के लिए तैयार होगी? जी बिल्कुल सही सवाल है। वो तो देखने से उसकी सुंदरता का पता लगता है, ना कि उसको छूने से थोड़ा पता लगता है। जो सुंदर है वो सुंदरता छूने से थोड़ा होती है, वो देखने की चीज है। ये यहाँ पर डिफरेंट व्यू है और सैयद सर का शेयर भी है, जो हर बंदे ने यहाँ इस पैनल में, जैसे मैंने बोला मेरी फैमिली ने बड़े अच्छे तरीके से अब किया। हालांकि ये बहुत वाइल्ड इशू है, हालांकि हम बहुत कुछ नहीं कवर कर पाए, फिर कभी हम इस पे आगे भी चर्चा रखेंगे। तो अभी सभी पैनलिस्ट को 30 सेकंड्स, प्लीज डोंट टेक मोर देन दैट बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी ओवर। 30 सेकंड्स में आपके फाइनल कमेंट, हमें आपके क्या विचार हैं? आई विल बिगिन बाय सैफ सर। जी सैफ सर। ये मेरे विचार ये हैं कि चाहे किसी भी तरह की शादी हो, सबसे पहले दोनों पार्टीज को अच्छी तरह मिल लेना चाहिए, और खासतौर पे वो लोग जो कि फिजिकली इम्पेयर्ड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, या जो नॉर्मल है पार्टनर, उनमें से दोनों में से कोई भी, तो वो अपने पार्टनर से अच्छी तरह मिलके उसकी कमियों को और उसकी खूबियों को समझे शादी करने से पहले। और उसके बाद जब वो लोग आपस में सहमति उनकी लगे कि हम लोग लंबे अरसे तक निभा सकते हैं, बिकॉज दैट ये मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टीट्यूशन, उसके बाद ये फैसले लेने चाहिए। जी आप एक शेर बोलना चाहते थे? नहीं, वो शेर किसी और संदर्भ में था कि वो तो खुशबू की तरह फैला था मेरे 400, वो तो खुशबू की तरह फैला था मेरे 400, मैं उससे महसूस कर सकता था न था। जी विकास भाई, आपके लास्ट फाइनल कमेंट्स। वाकई मैं ये साहब सर से बिल्कुल सहमत हूँ कि सबसे विचारों का आदान प्रदान जरूर होना चाहिए। उसके अलावा और आपको ये देखना चाहिए कि आप जिससे मैरिज कर रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो कितने आप उनके साथ मैरिज करने में कितने सक्षम है, तभी मैरिज करें, और अदरवाइज नो। और चाहे वो विजुअल पर्सन हो या ना हो, उससे कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। आप उसको मैरिज कितना कर सकते हैं वो जी। प्रीति मैम। मेरा ये मानना है कि विजुअली इम्पेयर्ड और डिसेबल्ड को अपने कंप्यूटर्स और अपना घर-बार और अपना मोबिलिटी को आड़े ना आने दें, और ऐसे हर प्लेटफॉर्म का बढ़ चढ़ के इस्तेमाल करें जहां पे उनका इंटरैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हो, और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिक्सअप करने का मौका दें, ताकि इतना मतलब हमारा दायरा बढ़े और हमें लोग देख के खुद ब खुद कहें कि आपसे शादी क्या हम कर सकते हैं। जी सुष्मिता मैम। मैं अभी तक जिन्होंने भी कमेंट्स दिए उन सब से सहमत हूँ, और इसीलिए बोलती हूँ कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, और जितना आप जाके मिलेंगे लोगों से, उतना आपको जज करना भी आएगा कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, ये या इस तरह की मैं क्या ढूंढ रही हूँ। क्योंकि आधी बार हमें यही नहीं पता होता कि हम हमारे लाइफ पार्टनर में क्या ढूंढ रहे हैं। तो वो कब बनेगी लिस्ट? जब आप 10 जन को मिलोगे, पता चलेगा नहीं इसकी ये चीज अच्छी नहीं लगी, हाँ ये अच्छा लगा, या ऐसा या वैसा। नहीं तो वो फेरी टेल में तो मैं सोच सकती हूँ कि हाँ मुझे भी अमिताभ बच्चन जैसे मस्त माचो मैन चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए मस्त, तो फिर तो मैं शादी करूंगी। तो ऐसा तो नहीं है, होता नहीं है। जी इंदु मैम। देखो, शादी के साइड इफेक्ट भी हैं, और शादी को लड्डू है, खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ, ठीक है। इससे अच्छा खा के पछताना ज्यादा अच्छा है। मेरा तो बस कहना है, डिस्कशन हमारा बहुत अच्छा था। हो सकता है इससे कुछ सीखने को मिला हो, ना मिला हो तो कोई बात नहीं, अगली बार मिल जाएगा। बस इतना ही कहना है। बिल्कुल सीखने को मिला, बहुत गहरे पॉइंटों पर हमने बात की है। बट साहब, लड्डू इन दोनों के लिए तैयार करना। हाँ जी, देखिए ऐसा है दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी डिसेबल्ड को नॉन डिसेबल्ड से शादी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मुझे भी नहीं मालूम कि मुझे डिसेबल्ड से करनी पड़ेगी या नॉन डिसेबल्ड से करनी पड़ेगी, दोनों तरफ प्रयास संभवतः जारी होंगे या हैं। लेकिन केवल डिसेबल्ड व्यक्ति से इसलिए नहीं शादी करनी है क्योंकि उसकी कुछ कमियां हैं और वो हमारे लिए कुछ सुविधाएं, सुख नहीं जुटा पाएगा, हमारे लिए कार नहीं चला पाएगा, या हमारे लिए वो बीइंग अ सर्वेंट काम नहीं कर पाएगा। सिर्फ इस बिना पर, हाँ दूसरे उसके कुछ क्राइटेरियाज हो सकते हैं कि इस बिना पे उसको साइटेड की आवश्यकता है, लेकिन इन कमियों के आधार पे स्टैंडर्ड कम करके कि भाई इसलिए डिसेबल्ड को नहीं करना है शादी, ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और प्रयास दोनों तरफ होनी चाहिए। लेकिन मुझे कहीं लगता है अभी भी
कि डिसेबल्ड और डिसेबल्ड, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो वो गाना है कि भाई मैं और तुम अगर हम हो जाते तो दर्द दिलों के कम हो जाते। मुझे लगता है कि जो आपकी सिमिलर डिसेबिलिटी वाला है कहीं ना कहीं समस्या को ज़्यादा समझेगा। आप मेन स्ट्रीम से जुड़ें, वो एक अलग विषय है। आप स्मार्ट रहें, एक्टिव रहें। और मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ, प्रीति मैडम भली भांति वाकिफ है उन सब चीज़ों से, बहुत सारे सोशल जगहों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जब विषय शादी का आता है टोटली एंटायरली डिफरेंट विषय हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए डिसेबल्ड को इग्नोर ना करें, और डिसेबल्ड विद इन डिसेबिलिटी भी अगर शादी करे तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहूँगा कि फाइनली मैरिजेस आर मेड इन द हेवन, दैट्स इट। जी एवरीबडी, आप सभी आए, आप सभी ने कीमती समय दिया, उसके साथ साथ आपने कीमती विचार दिए, तो उसके लिए आप सभी का शुक्रिया था रेडियो डॉन की तमाम टीम की ओर से, मेरी ओर से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका भी थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। लिसनर्स, आप कहीं मत जाइए क्योंकि अगला शो बिल्कुल मज़ेदार है, जिसमें आपकी हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है। मिसेस कन्फ्यूजन, जिसमें आपको बैंकिंग सेगमेंट से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएंगी। 30 सेकंड की ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे मिसेस कन्फ्यूजन के साथ।